ओके स्टूडेंट, तो देखिए इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन तो डैम श्योर आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में रेडॉक्स का भी कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर्ड होगा। रेडॉक्स रिएक्शन एन फैक्टर वगैरह तो पढ़ा चुके हैं। जब आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नाम सुने हैं ना, तो वो पढ़ाएंगे तो एन फैक्टर और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट, इन सब का रिक्वायरमेंट होगा। दिस इज द रीज़न कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले रेडॉक्स पढ़ा देता हूँ। बट रेडॉक्स तो आपको कवर हो चुका है, रेडॉक्स का असाइनमेंट भी तो मिल चुका है, बना रहे हैं, ख़त्म हो चुका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बात मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब क्या है? नहीं लगता है कि दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जो घर पे इन्वर्टर है, तो मेन पावर अगर ऑफ होता है तो जो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो इस प्रोसेस से होता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करता है। किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक और नाम है, बोलिए। डेनियल सेल तो स्पेशल नाम हो गया ना उनके नाम पे, गैल्वेनिक सेल, और उसका एक और नाम है वोल्टाइक सेल, राइट। और इसमें क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? केमिकल एनर्जी। तो ए हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, यहाँ पे लिख लीजिएगा। और ए सिचुएशन कौन सा हो गया? चार्जिंग ऑफ सेल। इसको हटाया जाए। अब हम लोग पहले इस पार्ट को कवर करते हैं। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए, अब दोबारा ये लाइन को लिखवाने का रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग क्या करेंगे? कौन सा एनर्जी? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? यस। ये
कॉपर एक एग्जाम्पल से ही इस थ्योरी को, और एक्चुअली में जो आपने बोला डेनियल सेल, तो वहाँ से यहाँ स्टार्ट करते हैं बातों को। यहाँ देखिए, अब यहाँ से एक टॉपिक में एकदम रहिएगा, बीच में क्लास छूटने से ना कॉन्फिडेंस कम होता है, फिर आप उसको स्किप करना स्टार्ट करेंगे। तो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन का कलर क्या रहता है? ब्लू सॉल्यूशन। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। और इसमें अगर हम लोग जिंक का रॉड डालते हैं तो आफ्टर सम टाइम ब्लू कलर बिकम्स कलरलेस। तो ब्लू कलर बिकम्स कलरलेस क्यों? तो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका अनपेयर या Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस में भी उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसका खासियत यह है कि कॉपर Cu2 प्लस के साथ अगर वाटर नहीं रहेगा तो कलर नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, आप ऐसे भी जानते होंगे, इसका नाम है ब्लू विट्रॉल, राइट? तो हाइड्रेटेड रहेगा जब तक उसमें वाटर रहेगा या वाटर एक्सेस रहेगा तब तक उसका ब्लू कलर रहेगा। लेकिन यहाँ पे सारे वाटर को यहाँ से आउट कर देंगे तो एक कलरलेस दिखेगा। तब भी क्या दिखेगा? बहुत सारा ऐसा कलर होता है जिसको आप सॉलिड फॉर्म में देखिएगा तो वाइट नज़र आएगा, वाटर में डालते ही ब्लू हो जाएगा। उसमें कॉपर सल्फेट भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में, नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, नॉट हाइड्रेटेड, इस फॉर्म में अगर रहेगा तो उसका पाउडर जो रहेगा वो वाइट दिखेगा, राइट? लेकिन जैसे ही वाटर में डालेंगे तब नाउ बिकम्स ब्लू, क्योंकि कॉपर सल्फेट, और उसमें भी इसका कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑब्वियसली डीलोकलाइजेशन होगा। जो कलर जनरली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कलरफुल, तो कलरफुल होने के पीछे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और उसके पीछे भी की रीजन क्या है? डैम से उसका डीलोकलाइजेशन होगा। विदाउट डीलोकलाइजेशन उसमें कलर शो नहीं होगा। एनीवे, तो इस पर हम लोग अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि मेन रिएक्शन ये होता है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि इस, और ये भी एक एक्चुअली रूल है कि मोर इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल के सॉल्ट से उस मेटल को डिस्प्लेस करता है। दैट इज काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर ध्यान से इसको तोड़ कर देखा जाए तो Zn कन्वर्टेड टू व्हाट? Zn2 प्लस अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, और Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। तो यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो गया? रिडक्शन। और यहाँ से यहाँ तक जाना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक ड्रॉ कीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सब एक एक बात को ध्यान सुनिएगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव बनता जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब है, लेकिन केमिकल एनर्जी, ये आपको पता है कि ये काम से मिलने वाला है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट उसका कुछ सेटअप मशीन बनाना पड़ेगा ना, इक्विपमेंट्स। बट अगर आपने इक्विपमेंट्स नहीं बनाया तो
तब केमिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो एनर्जी फिर कहाँ जाएगा? अगर वो रिएक्शन हुआ और उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो कहाँ जाएगा? वेरी गुड सर, वो बेस्ट हो जाएगा एज ए हीट। इसका मतलब लॉजिक वैसा दोज केमिकल रिएक्शन विच आर इन जनरल एक्सोथर्मिक इन नेचर। कौन सा भाई? वो रिएक्शन होकर हीट देना पड़ेगा ना। इसका मतलब इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। ऐसा बैटरी बनाना पसंद करेंगे कि बैटरी बना रहे हैं उसको गर्म कर रहे हैं तब वो लाइट दे रहा है? वो कंफर्टेबल रहेगा भाई? कि बैटरी है और उसको पहले हीट कर रहे हैं तो ये तो इंडोथर्मिक हो जाएगा। इसका मतलब जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल रिएक्शन होगा उसका नेचर पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। उसका नेचर कैसा होना चाहिए? बोलिए भाई। एक्सोथर्मिक रहना चाहिए। इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? और बाद में पढ़ाएंगे डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, राइट। डेल्टा जी निगेटिव होता है तभी तो ई सेल पॉजिटिव होता है। थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे आप लोग, मैं नहीं पढ़ाया हूँ बट डैम श्योर आप पढ़े होंगे, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ई सेल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? और डेल्टा जी अगर निगेटिव है मतलब रिएक्शन का नेचर क्या है? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो एक पॉइंट लिख लिया जाए, इन जनरल दोज केमिकल रिएक्शन विच आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, इन जनरल दोज केमिकल रिएक्शन which are exothermic in nature are used in electrochemical cell, are used in electrochemical cell। एक्सोथर्मिक को अंडरलाइन कर दीजिए। अब यहां तक स्टूडेंट देखिए, अब एक मिनट, इस रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? फिगर फर्स्ट में मैंने जो लिया, इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है और ले कौन रहा है? बोलिए सर, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और कॉपर कौन ले रहा है? कॉपर 2+, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे मीडियम के थ्रू भेजते हुए, किसी वायर के थ्रू भेजकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कॉपर 2+ को, या डायरेक्टली मिल रहा है? तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन का, उस चार्ज का मूवमेंट का, उस चार्ज का जो मोबाइल नेचर है उसका हम लोग एडवांटेज ले पाए? उसका हम लोग एडवांटेज नहीं लिए। बात समझो मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये तो यहाँ पे Zn2 जिंक डायरेक्टली कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उस इलेक्ट्रॉन का किसी वायर के थ्रू मूवमेंट हुआ तो क्या उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे? इसका मतलब ये जो यहाँ से जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी था, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा या एज ए फॉर्म ऑफ हीट हो गया? इन फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो गया है। करेक्ट है ना? दैट्स वाई यहाँ पे अगर इस तरीके से डायरेक्टली देंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ कैथोड और एनोड सेम कंटेनर में नहीं हो सकता है। कैथोड और एनोड सेम कंटेनर में भी हो सकता है, और कैथोड और एनोड थोड़ा बहुत आप इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री पढ़े हैं, और कैथोड और एनोड डिफरेंट कंटेनर में भी हो सकता है। देखते हैं, हम लोग बोलते हैं LHA, फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, RHA फुल फॉर्म। तो जनरली और उन दोनों को एक हम लोग ब्रिज से जोड़ते हैं जिसका नाम क्या है? सॉल्ट ब्रिज, राइट। सब कुछ पढ़ेंगे 1 by 1। तो वो तो है कि अलग अलग कंटेनर में भी हो सकता है, लेकिन घर पे आपका जो लेड स्टोरेज बैटरी है, एक साइड का जो बैटरी है उसमें अलग अलग कंटेनर नहीं है। सेम कंटेनर में कैथोड और एनोड रहता है, एक ही कंटेनर में जस्ट लाइक दिस। तो सर फिर वहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है? तो उसका भी एक सर्टेन क्राइटेरिया है
कि सेम कंटेनर में होते हुए भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा सकते हैं थ्रू दूसरा मीडियम, और उसमें सेम कंटेनर विदाउट सॉल्ट ब्रिज, अलग अलग विदाउट डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर कैसे हो सकता है, उसके लिए कुछ सर्टेन अगर इस टाइप का प्रॉपर्टी को शो करेगा तो आगे जब आपको लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ाऊंगा, या आपको सिलेबस में है लेड स्टोरेज बैटरी, और उसमें बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आरसी में 2 क्वेश्चन है, वही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप का सेटअप में हम लोग करंट इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं। तो एक लाइन लिखिएगा, इन फिगर फर्स्ट, इस फिगर के रेस्पेक्ट में, इन फिगर फर्स्ट जिंक एटम्स आर डायरेक्टली गिविंग इलेक्ट्रॉन टू द कॉपर आयंस। जिंक एटम्स are directly giving electrons to the copper ions. And another aspect of this reaction, is that it is an exothermic in nature. Another aspect of this reaction is that it is exothermic in nature. It means decrease in energy of reacting system. It means decrease in energy of reacting system takes place. Decrease in energy of reacting system takes place, which appear as heat. Which appear as heat. यहाँ देखिए स्टूडेंट, अभी के लिए जो बोलते हैं, अभी के लिए इस क्लास के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बाद में इसको मैं समझा दूंगा। डायग्राम बनाते रहिएगा, ये डायग्राम से ऑब्जेक्टिव आएगा।
चलिए, एनोड का साइन क्या होता है और कैथोड का साइन क्या होता है? कैथोड का, एनोड का जनरली हम लोग, मेरे माइंड में तो कैथोड का मतलब निगेटिव ही आ जाता है, हाँ? बट आप रॉन्गली बट करेक्ट हो गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिव होता है और कैथोड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो जानते हैं आप, ठीक है। चलिए, डायग्राम हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा। लैब में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कौन सा कंटेनर उत्तर में रखें या दक्षिण में रखें या पूर्व में रखें या पश्चिम में रखें? नहीं रिस्ट्रिक्शन है। वो तो जिधर आपको जगह मिलेगा उधर रख दीजिएगा। घर पे थोड़े बैटरी रख रहे हैं, नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड था, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, चीज़ों का स्टडी करने के लिए, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए एनोडिक कंपार्टमेंट, कौन सा? एनोडिक कंपार्टमेंट को लेफ्ट में रखेंगे, करेक्ट, और कैथोडिक कंपार्टमेंट को, तो एक कौन सा कंपार्टमेंट है? एनोडिक कंपार्टमेंट। और एक कौन सा कंपार्टमेंट? अब यहां देखिए स्टूडेंट, तो यार इससे पहले भी मैंने एक डायग्राम लिया था, नहीं? फिगर फर्स्ट, तो फिगर ये है फिगर सेकंड। फिगर फर्स्ट में जिंक डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ को दे रहा है, सेम सॉल्यूशन में है। जो किसी वायर के थ्रू भेजे हैं? नहीं भेजे हैं। तो वहाँ पे जो मेरा उस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी आउट हुआ, बिकॉज जो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, वो किस फॉर्म में वेस्ट हो गया? इन फॉर्म ऑफ हीट। अभी उसी चीज़ को हम लोग बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, जहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसको अलग कंपार्टमेंट पे लिए हैं, जिसका नाम है एनोडिक कंपार्टमेंट। और एक कन्वेंशन है आज के बाद, एनोडिक कंपार्टमेंट ऑलवेज शुड बी इन लेफ्ट हैंड साइड पेपर पे, एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट ऑलवेज शुड बी इन, इसका मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड। एक बार लिख ही लीजिए आप लोग, एनोडिक कंपार्टमेंट ऑल्सो नोन एज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। तो आज के बाद एनोड को ऑलवेज किधर रखना है? लेफ्ट हैंड साइड में। और कैथोड को किधर रखना है? कैथोडिक कंपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज राइट हैंड इलेक्ट्रोड। चलिए पहले इसको समझेंगे, इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहेगा। मतलब यहाँ पे जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ ऑलरेडी जेईई मेन में ऑब्जेक्टिव आ चुका है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और राइट हैंड मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंपार्टमेंट में हो रहा है। क्या यहाँ पे जिंक डायरेक्टली कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नहीं दे रहा है, करेक्ट। और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के लिए सर्किट शुड बी क्लोज्ड। क्या सर्किट ओपन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे ये है, अब इसको मैंने एक वायर से कर दिया। जिंक क्या करेगा? यहाँ का जो जिंक है वो यहाँ पे किस फॉर्म में आएगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा, राइट। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वायर के थ्रू इस तरफ जाएगा, एग्री। और यहाँ से आते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहाँ पे कौन आएगा? कॉपर 2+ आएगा, एग्री। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे ही बैठ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेनियल सेल में, डेनियल सब कुछ लिखते जाएंगे, लिखवाएंगे। डेनियल सेल में एनोडिक रॉड, इस रॉड का मास टाइम के साथ डिक्रीज होगा, टाइम के साथ डिक्रीज होगा, करेक्ट।
और इसका मास कैथोड का मास टाइम के साथ इंक्रीज होगा। वजह यहाँ पे Cu2+ आके बैठ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पे जिंक इसमें से सॉल्यूशन में जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब इसका मास ज़्यादा होगा टाइम के साथ या कम होगा? कम होगा। और इसका मास टाइम के साथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव आ गया डेनियल सेल में, तो क्या बन जाएगा कि डेनियल सेल में किस रॉड का मास टाइम के साथ घटता है, किसका मास टाइम के साथ बढ़ता है। तो इसका मास टाइम के साथ घटेगा और इसका मास टाइम के साथ बढ़ेगा। पहला ऑब्जेक्टिव बोलिए, करंट का फ्लो ऑलवेज वेयर टू वेयर, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल? हायर पोटेंशियल टू। और ये भी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट में करंट मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर से जा रहा है भाई? एनोड से कैथोड, एनोड से, तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड। दैट्स वाई करंट का उस कैथोड का क्या दिए हैं? पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव और निगेटिव क्या बताता है? बोलिए, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल बताता है या हायर पोटेंशियल? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, पहले रुक जाइए, पहले समझिए इसको। तो एक कौन सा पोटेंशियल पे रहेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड रहेगा हायर पोटेंशियल, राइट? और एनोड क्या रहेगा? लोअर पोटेंशियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ अब ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था कि डेनियल सेल में या गैल्वेनिक सेल में, राइट, या वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कैथोड से एनोड। बट अच्छा, आप एक्चुअल में एक साइड का बैटरी जो भी है तो देखते हैं ऐसे बना रहता है, तो हम लोग को अंदर में क्या हो रहा है नज़र आएगा क्या? नहीं आएगा। हम लोग तो बाहर से वायर लगाएंगे ना, तो इसको क्या इंटरनल सर्किट बोलेंगे या एक्सटर्नल? तो ऑब्जेक्टिव ये आया है कि डेनियल सेल में करंट का फ्लो इन एक्सटर्नल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट एंड व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? एक्सटर्नल सर्किट मतलब इस वायर में, ये तो ढका हुआ रहेगा ना भाई पूरा, हम लोग को नजर क्या आएगा? वायर नजर आएगा। तो फ्लो ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट? बोले इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? और करंट का फ्लो का डायरेक्शन कैथोड से एनोड, करेक्ट। अरे हायर पोटेंशियल, अरे तो सर करंट का डायरेक्शन, तो करंट तो यहाँ से आ रहा है, बट यहाँ आके रुक जाएगा? सर्किट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक हम लोग ब्रिज यूज करते हैं जो यू शेप का रहता है बट इन्वर्टेड, राइट। और उसमें सॉल्ट ब्रिज का सिर्फ एक रोल, एक तो बहुत अहम रोल है कि इट कंप्लीटेड द सर्किट, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में जनरली अल्कली मेटल का सॉल्ट रहता है। किसका? अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक अल्कली मेटल, और उसका सॉल्ट, एक मिनट यहाँ देखिए, और उसमें खास टाइप का जेल मिक्स करते हैं, अगर जेल। कौन सा जेल? मगर नहीं, अगर जेल को मिक्स करते हैं। एक कुछ इस टाइप का सिचुएशन है ना, रोटी बनाने से पहले आटा को गूंथते हैं ना, घोल नहीं बनाते हैं भाई, राइट। तो एक्चुअली उसी टाइप का एक हम लोग अगर जेल से इसमें हम लोग पैक कर देते हैं, पैक करते हैं। तो एक्चुअली होगा क्या कि जैसे यहाँ पे पहले मेरे पास, और जनरली जब आपको इलेक्ट्रोड पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड का टाइप पढ़ाएंगे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड? कौन कौन सा? कैथोड और एनोड नहीं। तो आप सही है, जैसे हर एक चीज़ का क्लासिफिकेशन का तरीका होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करने का, क्लासिफाइड करने का बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाइड्रोकार्बन, नॉन हाइड्रोकार्बन, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी, वैसे ही इलेक्ट्रोड को डिवाइड करने का एक तरीका तो यह है ड्यू टू पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। और एक पॉइंट आपने जो बोला कैथोड और एनोड, तो वो हो गया, एक हो गया अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट। तो आपने एक कैथोड और एनोड, यहाँ ध्यान सुनिएगा भाई, कैथोड और एनोड हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।
जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जहाँ पे रिडक्शन होगा उसको बोलते हैं, कभी फेल नहीं करेगा। ये प्लस माइनस का साइन फेल कर सकता है, जैसे जनरली हम लोग यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे एनोड का साइन निगेटिव और कैथोड का, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड का साइन निगेटिव और एनोड का पॉजिटिव। तो यहाँ से यू आर गेटिंग कन्फ्यूज। और मैंने बोल दिया LHE का एनोड ऑलवेज किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और कैथोड किधर रहेगा, राइट हैंड साइड में। यहाँ से बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए, लेकिन ये चीज़ कभी फेल नहीं करेगा, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा। रेड एट कैट, इसको पकड़ के रखिएगा स्टूडेंट, ये शायद रिडॉक्स में भी मैं बोला होगा। रेड एट कैट ऑलवेज व्हाट एवर द टाइप ऑफ सेल, इवन इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक, डजन मैटर, रिडक्शन ऑलवेज कहाँ होगा, कैथोड पे होगा, और ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहाँ होगा, एनोड पे होगा। यार दिन भर टॉर्चर करेगा मुझे। एक चलिए लिखिए। अब एक मिनट पहले समझिए इसको। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। इनिशियली इसमें जितना हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड भी पढ़ेंगे। एक तो क्या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दूसरा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड किससे बनता है, उसके बेसिस पे। इस टाइप के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं मेटल एंड इट्स आयन। पढ़िए, तो जो मेटल का रॉड रहता है उसी का सॉल्ट का सॉल्यूशन रहता है। देखिए यहाँ पे जिंक रॉड लिया होगा तो यहाँ पे जिंक सल्फेट लिए हैं, यहाँ पे कॉपर का रॉड लिया है तो कॉपर सल्फेट लिए हैं, तो इसको बोलते हैं मेटल एंड इट्स, यस, मेटल एंड इट्स आयन। दूसरा कैटेगरी ऐसे ये भी रहेगा, गैस एंड इट्स आयन। और थर्ड कैटेगरी रहेगा मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, राइट। और ये पूरा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये तीन टाइप का ही इलेक्ट्रोड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल एंड इट्स आयन का सर क्या बना सकते हैं? भाई उसका कैथोड भी बना सकते हैं और एनोड भी बना सकते हैं। ये तो मेटल एंड इट्स आयन का ही तो है, राइट। ये भी क्या है, मेटल एंड इट्स। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, कि किससे आप बनाए हैं, किस कैटेगरी का आपका इलेक्ट्रोड है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। तो पहला एक कैटेगरी हो गया, दूसरा एक कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। तो एक्चुअल में इनिशियली जब आपने यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई स्विच लगा के रखे हैं, स्विच आपका ऑफ है, सर्किट ओपन क्या हो गया, ओपन हो गया। जैसे इसको क्लोज करते हैं तो यहाँ पे जितना जेड, और आप ऐसा भी बैटरी बनाना पसंद नहीं करेंगे जिस बैटरी को टच करें और आपको बिजली का झटका लगे, राइट। इसका मतलब है कि इनिशियली जितना यहाँ पे Zn2+ है उतना ही यहाँ पे SO4 था। इसका मतलब ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था भाई, क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही Zn वन ऑफ द एटम से ही चलते हैं, जिंक का वन ऑफ द एटम Zn2+ यहाँ पे गया तो ओवरऑल कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, राइट। और आपको लगता है कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज अगर नहीं किया जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। लेकिन एक Zn2+ आया और उसको काउंटर करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर निगेटिव आयंस भेज दें तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्मूथ हो जाएगा, करंट का फ्लो स्मूथ हो रहेगा। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर देंगे तो रिवर्स पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और करंट का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गया। तो एक्चुअल में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे कौन सा सॉल्ट है, KNO3। तो KNO3 का मतलब क्या, K+ एंड NO3-। तो NO3- ऐसे मूव करेगा और जैसे ही Zn2+ सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हुआ
तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज से NO3 माइनस सॉल्यूशन में आ जाएगा, करेक्ट। तो 1Zn2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के 2NO3 माइनस आ गया, तो NO3 माइनस यहाँ आया। इसका मतलब है कि पहला, तो मैं लिखवाऊंगा आज का क्लास कंप्लीट इंट्रोडक्शन। पहला रोल सॉल्ट ब्रिज का रहा इट न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, इट न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, करेक्ट। दूसरी बात है, अब यहाँ पे इनिशियली ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही कॉपर 2 प्लस इस रॉड पे जाकर डिपॉजिट होता है तो सॉल्यूशन में किसका अमाउंट बढ़ गया? निगेटिव चार्ज, सल्फेट का, राइट। उस सल्फेट को छोड़ के चला गया ना, जिसके साथ था, जिस सल्फेट के साथ है, तो इस सॉल्यूशन में 2 यूनिट निगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब उसको फिर न्यूट्रलाइज करना है, और अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ते रहेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को आने देगा? रिपेल करेगा, रिवर्स पोटेंशियल। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से K प्लस, K प्लस यहाँ आ जाएगा, राइट। तो K, इसका मतलब है कि सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट है उसका पहला रोल है इट न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट एंड, एक मिनट, एट द सेम टाइम बोलिए करंट का फ्लो का डायरेक्शन सर निगेटिव चार्ज के अपोजिट में होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, इज इट राइट। यहाँ देखिए करंट का फ्लो किसके डायरेक्शन में होता है? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, निगेटिव चार्ज के। तो पोटेशियम प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इसका फ्लो इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में हो रहा है, तो करंट का फ्लो पोटेशियम K प्लस के वजह से, करंट का फ्लो किधर? K प्लस के वजह से, है या ना? करेक्ट है ना? और NO3 माइनस के वजह से किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, राइट। तो K प्लस और NO3 माइनस के मूवमेंट और करंट का डिफरेंशियल क्या है भाई? इट कंपलसरी कि ऑल द टाइम करंट के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही हो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, ऐसा तो मैंने कहीं पे बोला नहीं है। करंट का डिफरेंस लिखवाया था चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था, क्या बोला था? चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर अगर कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और निगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, बट दोनों चार्ज मिलकर क्या करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर रहा है या दोनों सपोर्ट कर रहा है करंट के डायरेक्शन को? दोनों डिफरेंट डायरेक्शन बताया है, सेम डायरेक्शन बताया? सेम डायरेक्शन बताया है। इसका मतलब है कि सॉल्ट ब्रिज का दूसरा काम क्या रहा? पहला काम तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने समझ गया, इट न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट एंड कैथोडिक। दूसरा रोल रहा इट क्लोज द सर्किट, राइट। इट क्लोज द सर्किट, यहाँ से करंट आया और यहाँ से करंट आते हुए इसके थ्रू यहाँ पे करंट चला गया। इसलिए अगर दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन OH और RH को अगर डिफरेंट कंपार्टमेंट में आप करवा रहे हैं फॉर करंट का यूज करने के लिए, जो एज ए हीट वेस्ट हो रहा था, तो उस केस में हम लोग इसको एक सॉल्ट ब्रिज से ऐड करते हैं, और सॉल्ट ब्रिज में अल्कली मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक अल्कली मेटल का सॉल्ट विथ अगर जॉल को पैक करते हैं, और सॉल्ट ब्रिज का रोल रहता है कि पहला तो न्यूट्रलाइज करेगा सॉल्यूशन को, अगर न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो रिवर्स पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा। और सेकंड काम रहता है इट क्लोज द सर्किट, राइट। इस सर्किट क्लोज करेगा और करंट के फ्लो होने के लिए सर्किट शुड बी क्लोज। एक मिनट, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहाँ पर डिफरेंट कंपार्टमेंट में दोनों रिएक्शन हो रहा है, उसमें करंट का फ्लो इंटरनल सर्किट में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ व्हाट? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, एक्सटर्नल सर्किट में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटरनल सर्किट में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू, सेम क्वेश्चन है भाई, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। एक्सटर्नल सर्किट में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा, आएगा पक्का, आ चुका है, ठीक है। और इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट को मतलब समझ रहे हैं? बाहर को मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सटर्नल सर्किट, और इसको क्या बोल रहे हैं? इंटरनल सर्किट। समझ में आ गया सब कुछ? अब लिखना स्टार्ट कीजिए। Some important point regarding electrochemical cell. Some important point regarding और एक यहाँ देखिए एक कंप्लीट सेटअप है
डेनियल सेल का। डेनियल सेल में यहाँ देखिएगा, डेनियल सेल ज़्यादा जनरलाइज है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? डेनियल सेल इज स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन डेनियल सेल में यहाँ पे जिंक का उसका आयंस रहेगा और कॉपर एनिट्स दूसरा अगर आयंस हो गया तो उसको हम लोग डेनियल सेल नहीं बोलेंगे। करेक्ट है ना? लिखिए, इन दिस सेकेंड डायग्राम both reaction, in second diagram both reaction, oxidation half reaction and reduction half reaction are occurring in two different compartment, are occurring in two different compartment. एक और पॉइंट, इन पेपर प्रेजेंटेशन एनोडिक कंपार्टमेंट शुड बी ऑलवेज इन लेफ्ट हैंड साइड। इन पेपर प्रेजेंटेशन एनोडिक कंपार्टमेंट should always be in left hand side. That's why it is also called LHE, left hand electrode. That's why it is also called LHE, left hand electrode. And cathodic compartment always in right hand side. And cathodic compartment always in right hand side, which is also known as RHE. ठीक है ना? एक और पॉइंट लिखिए, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, in electrochemical cell the solution does not get heated up. यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, रियल में नहीं, रियल में तो थोड़ा हीट होता है, बट आइडियली यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन क्या हीटेड अप होगा, या लॉस इन केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. In such arrangement the solution does not get heated up and loss in chemical energy appear as potential difference, which is used to do the work, which is used to do the work in transferring the electron from anode to cathode, in transferring the electron from anode to cathode. यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये तो होना भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑलवेज कहाँ से कहाँ होगा? क्या मैंने सही बोला? क्यों सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, और एक कभी फेल नहीं करेगा स्टूडेंट, रेड ऑलवेज एट कैट, रिडक्शन ऑलवेज कैथोड पे ही होगा, व्हाट एवर द टाइप ऑफ सेल, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो या इलेक्ट्रो, तो रिडक्शन ऑलवेज कैथोड पे होगा, तो इसका उल्टा क्या? ऑक्सीडेशन ऑलवेज एट एनोड पे होगा. और ऑक्सीडेशन का मतलब लिख लीजिएगा ना, बॉक्स बना के लिख लीजिए इसको, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन ऑलवेज अगर एनोड पे होगा तो एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑलवेज कहाँ से कहाँ, एनोड से कैथोड। तो करंट का फ्लो ऑलवेज कहाँ से कहाँ, वायर के थ्रू, कैथोड से एनोड। समझ गए, करेक्ट है ना। और यहाँ पे कौन सा एजेंट, जैसा काम उसका उल्टा नाम, राइट। तो जिसका ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, यस। कौन सा, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बन गया आपका, इसको भी लिख लेंगे। कौन सा कंपार्टमेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कौन सा कंपार्टमेंट में रिड्यूसिंग एजेंट। कोई पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन LHE सही है या गलत है, गलत है ना भाई। LHE में तो ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है, तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे एनोडिक कंपार्टमेंट में कौन रहेगा, LHE, और यहाँ पे क्या रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एजेंट रहेगा भाई, अरे ये खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे आरे कौन है, Zn2+, जिंक न है ना, Zn2+ है या जिंक है, रिएक्शन से समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये भी लिख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट इन LHE एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन RHE। रिड्यूसिंग एजेंट इन LHE एंड ऑक्सीडाइजिंग, चलिए अब यहाँ देखेंगे। अब अगर ये सेटअप रेडी हो गया तो यहाँ पे आप बल्ब लगा सकते हैं, नहीं आपको तो यूज करना है ना इसको जलाने के लिए, या यहाँ पे आप फैन लगा सकते हैं इस वायर के थ्रू। क्योंकि हम लोग वहाँ पे समस्या क्या हो रहा था, वहाँ पे डायरेक्टली जब फिगर फर्स्ट में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी आप एक्सटर्नल वायर के थ्रू भेज रहे हैं तो उसमें करंट आ गया, राइट। करंट आ गया तब बीच में आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपका डिवाइस है, तो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक और पॉइंट लिखिए, इन डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in external circuit flow of electron are responsible for current. Flow of electron is responsible for current. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, एनोड से कैथोड। एंड इन इंटरनल सर्किट, and in internal circuit कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट का फ्लो के लिए, एंड इन इंटरनल सर्किट फ्लो ऑफ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। फ्लो ऑफ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, हेलो एवरीवन, चलिए इसको हटाएं, इस डायग्राम को। लिखिए, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेनली कितना कंपार्टमेंट रखेगा,
बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज 2 कंपार्टमेंट होगा, समटाइम्स 1 कंपार्टमेंट में भी हो जाएगा। एक और लाइन मिलाई तो सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड, जो मैंने अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया, सच अरेंजमेंट लिखिए, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। फुल स्टॉप। द पोटेंशियल डिफरेंस विच, एक और पॉइंट लिखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस विच derives the electron, DRIVES, derives the electron from zinc to Cu2 plus ion, from zinc to Cu2 plus ion is called the potential difference which derives the electron from zinc to Cu2 plus ion is called what? EMF of the cell is called EMF of the cell। हालांकि बड़ा अजीब सा सुनने में लगता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बोलते हैं फोर्स, बट है क्या वो? पोटेंशियल डिफरेंस है। करेक्ट। अब ध्यान सुनिएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अगर आपको एक बढ़िया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो आप किस टाइप के रॉड का एनोड बनाना पसंद करेंगे? किस टाइप का रॉड का एनोड बनाना पसंद करेंगे? लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का या मोर इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का? क्योंकि एनोड में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी ज़्यादा, उसका ऑक्साइड होने का टेंडेंसी ज़्यादा। और ऑक्साइड और कैथोड किसका बनाना पसंद करेंगे? जिस लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का, जिसका क्या हो, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम हो और उसके आयन को इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। इसका मतलब गुड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें करंट का फ्लो बहुत स्मूथ रहे, उसके लिए एनोड शुड बी एट मोर इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का और कैथोड शुड बी एट लेस। लिखिए एक लाइन, एनोड पॉइंट बना के लिखिएगा। एनोड इज जनरली ऑफ दैट मेटल, एनोड इज जनरली ऑफ दैट मेटल which easily loses electron, which easily loses electron। ब्रैकेट लिखेगा, it means oxidized easily, it means oxidized easily। and cathode is generally of that substance, and cathode is generally of that substance which accept electron, which easily accept electron, accept ऐसे लिखेगा, ACCEPTS, accept electrons। it means reduced easily, it means reduced easily। सही है ना? अब ध्यान से देखिए, मैं रिडक्शन के टाइम पे मेटल नहीं बोला हूँ, दैट सब्सटेंस। वजह ये था कि मेन रिएक्शन, यहाँ से देखेंगे, इस रिएक्शन का नाम क्या है? एक कौन सा कंपार्टमेंट में हो रहा है? और एक कौन सा प्रोडक्ट है?
बोलिए, Zn2 प्लस और कॉपर, ये तो प्रोडक्ट है ना, ये ऑक्साइड प्रोडक्ट, और ये ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो इसका नाम रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर रॉड का हुआ है या कॉपर आयन का हुआ है, कॉपर मत बोलिएगा तो गलत मार्क्स मिल जाएगा, कॉपर आयंस का हुआ है, राइट, Cu2 प्लस, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रॉड बोलने से बचा, राइट, वहाँ पे जिंक रॉड बोले, बट इसके लिए दैट सब्सटेंस, तो मैं एक मिनट, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई, न्यूट्रल मेटल, जब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होता है, नहीं होता है, तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक यहाँ पे कॉपर का जो रॉड है वो क्या है, वो उसका प्रोडक्ट है, रिड्यूस प्रोडक्ट है, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन सा एजेंट से कौन सा एजेंट की तरफ होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो अगर इसको एक साथ अगर लिखते हैं, राइट, तो Zn प्लस Cu2 प्लस कन्वर्ट इनटू व्हाट, Zn2 प्लस प्लस, अब देखिए ये है, हो गया मेरा नेट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड नेट, तो यहाँ पे OH4 अब प्लस RH4 को अगर ऐड करेंगे तो जो रिएक्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड नेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं नेट हाफ रिएक्शन या फुल सेल रिएक्शन। हाफ सेल भी होता है, पता है कि नहीं आपको, हाफ सेल भी होता है, हाफ सेल में आधा रिएक्शन होगा और फुल सेल में कंप्लीट रिएक्शन, तो ये होगा नेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। और यहाँ पे कौन सा एजेंट, ये कौन सा एजेंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ, रिड्यूसिंग एजेंट से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि स्टूडेंट देखिए, एनोड उस टाइप का मेटल का रॉड का रहेगा जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस करे, राइट। फिर दिमाग में आ जाएगा, अच्छे अल्कली मेटल ही लेते हैं, सोडियम पोटेशियम का रॉड बनाते हैं, ये पॉसिबल है, ब्लास्ट कर जाएगा, नहीं। आपको बोला गया है रॉड बनाने के लिए, बैटरी बनाने के लिए नहीं, कि बैटरी से बम बनाने के लिए, राइट। तो एक्चुअल में नहीं, उसका भी यूज होता है, तो हम लोग जनरली अल्कली, प्योर अल्कली मेटल का रॉड बनाने से बचते हैं, बट उसका हम लोग मरकरी के साथ एमलगम बनाकर उसका इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर को कंट्रोल में रखते हुए उसका रॉड बनाते हैं, ठीक है। लिख लीजिए एक लाइन, लिखिए, in anode very active metals like alkali metal, in anode very active metals like alkali metal cannot be used because they react with water, For such highly reactive metal, an amalgam of the metal in mercury is used instead of pure alkali metal. An amalgam of the metal in mercury is used instead of pure metal. मतलब एक मिनट, कहने का मतलब है कि हाईली रिएक्टिव मेटल का अगर एनोड का रॉड बनाना चाहेंगे
तो हाईली रिएक्टिव मेटल में तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा अल्काली मेटल, बट उसका प्योर फॉर्म में नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो सॉल्वेंट है उसी साथ वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो उसका रिएक्टिविटी को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसका उस मेटल का एमलगम बनाते हैं। एमलगम का मतलब क्या है, एलॉय ना। एक कोई भी मेटल जिसका मेटल प्लस मेटल का मिक्सचर को बोलते हैं एलॉय। तो अगर कोई भी मेटल का मरकरी के साथ अगर एलॉय बनता है तो उसको बोलते हैं एमलगम। फॉर एग्जाम्पल जिंक एमलगम, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एमलगम। ठीक है, तो अल्काली मेटल यूज होता है बट उसका रिएक्टिविटी को कम करते हैं बाय फॉर्मिंग व्हाट, एमलगम। अब लिखिए सॉल्ट ब्रिज। यहां देखेंगे पहला तो इस सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे बनता है, और दूसरा रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और बोर्ड के एग्जाम में तो किसी को बैठना नहीं तो अगर कुछ भी नहीं आते रहता है तो हम लोग बस यही लिख देते हैं इट सॉल्ट ब्रिज हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ तो हाँ 1/4 मार्क्स मिल जाए, नहीं पता है, अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, वो इंपॉर्टेंट रोल पता नहीं है। चलिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखिएगा, सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू शेप टाइप ट्यूब। Salt bridge is a inverted U-shaped tube which contain solution of a strong ionic salt, which contains solution of a strong ionic salt, जनरली अल्कली मेटल सॉल्ट, जनरली अल्कली मेटल सॉल्ट लाइक, यहां देखिएगा NaCl, KCl, KNO3, NNO3 एटसेट्रा। which is mixed with कौन सा जेल, अगर चलिए अब एक मिनट रुकिएगा, जेल जेल ओ सेल, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा, आप लोग का जूलॉजी का सिलेबस कैसा चल रहा है, स्लो चल रहा है या ठीक ठाक चल रहा है? ठीक चल रहा है। कहाँ पे? सॉल्ट ब्रिज में नहीं, सॉल्ट ब्रिज में नहीं, वो एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज में जो मेटल है वो मेटल में मेटल का आयन है। NaCl को वाटर में डालते हैं, ब्लास्ट थोड़े करता है। डेली तो आप नमक खा रहे हैं, ब्लास्ट कौन करता है? वो रिएक्शन Na जब Na प्लस में आते रहता है उस टाइम पे वो काम होता है। ऑलरेडी Na प्लस बन चुका है तब उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, समझे? इसलिए यहाँ पे कौन सा है, क्या सोडियम प्योर फॉर्म में है या सोडियम आयन है? आयन है। और आप SPM जानते हैं, सेमी मेम्ब्रेन का क्या खासियत था भाई? इट ओनली अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, राइट। इसका जस्ट उल्टा सॉल्ट ब्रिज काम करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा? LHE और RHE, और ये तो ऐसे है ना, कनेक्टेड है। ये सिर्फ आयंस के मूवमेंट को अलाउ करता है। किसके मूवमेंट को? इसके थ्रू आयंस का मूवमेंट अलाउड है। उसे भी सिर्फ यहाँ का आयन, कहाँ का? इसमें जो है। बट यहाँ से वाटर जो है, यहाँ पे जो वाटर है कंटेनर में, उसके मूवमेंट को अलाउ
नहीं करता। दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कांस्टेंट रहे मोटा मोटी। इसलिए इट ओनली द अलाउ सॉल्ट विच ओनली अलाउ द मूवमेंट ऑफ व्हाट आयंस ऑफ द सॉल्ट। कहाँ का सॉल्ट? जो इसके अंदर है। बट ए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स लाइक वाटर को अलाउ नहीं करता है। इसीलिए इसमें खास टाइप का जेल मिलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अगर अगर जेल। ठीक है, तो एक बार लिख लीजिए, सॉल्ट ब्रिज ओनली अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ब्रिज only allow the movement of ions of salt, not allow the movement of solvent molecules. Does not allow the movement of solvent molecules. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, आज का क्लास भाई प्योरली इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, हम लोग के यहाँ जो इन्वर्टर का बैटरी है उसमें एक मिनट, उसमें आप सॉल्ट ब्रिज चेंज करते हैं? मैक्सिमम पानी डालते होंगे भाई 5-6 महीना के बाद, 1 आध साल पे, और उसमें भी कभी कभी पानी नहीं रहता है तो हम लोग नल वाला पानी भी डाल देते हैं। नहीं, गाँव वगैरह में डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उस बैटरी ख़राब होने का चांस रहेगा तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं डिस्टिल वाटर डालने का, बट बिल्कुल पानी है ही नहीं और ना ही डिस्टिल वाटर है, तब कुछ देर के लिए काम चलाने के लिए थोड़ा बहुत डाल सकते हैं और जनरली वो काम कर लिया जाता है। लेकिन हम लोग डालते क्या उसमें है, आज जो मेजर करने के लिए आता है डालने के लिए, किसी और बुला लीजिएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड भी चेक करेगा। उनके अंदर एक एसिड रहता है, दैट इज व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट। बट सॉल्ट ब्रिज तो उसमें चेंज नहीं करते हैं, जबकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, आप तो फास्ट ट्रैक या किसी का टाइटन का घड़ी पहने हुए हैं, किस कोई भी पहने, मतलब आपको नहीं, कोई भी पहने हुए है, उसमें एक या कैलकुलेटर में एक बैटरी यूज होता है छोटा सा, वो भी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या उसमें आप सॉल्ट ब्रिज चेंज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल जो डे टू डे लाइफ का है उसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं है। इसका तो विदाउट सॉल्ट ब्रिज भी रिएक्शन हो सकता है, बट उसके लिए कुछ खासियत रहना चाहिए, कुछ कंडीशन है, क्योंकि बाद में हम लोग बैटरी जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ देखेंगे। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज हो भी सकता है। और नेक्स्ट है कि व्हाट द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। मत बोलिएगा सर, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहला इंपॉर्टेंट रोल है, इट न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट। सुन लीजिए, मैं लिखवा दूंगा, ये ऑब्जेक्टिव आएगा। सॉल्ट ब्रिज का पहला रोल क्या है? इट न्यूट्रलाइज कौन सा सॉल्यूशन? एनोडिक कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन एंड बाय सप्लाइंग कौन सा आयन, कहाँ, ये तो सब लोग जान रहा है, बाय सप्लाइंग पॉजिटिव आयंस इन कैथोड, पॉजिटिव आयंस इन कैथोड और नेगेटिव आयंस इन एनोड। क्योंकि कहाँ पे क्या बढ़ गया है, एनोड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, यहाँ नेगेटिव आयंस भेजना पड़ेगा, और कैथोड में यही तो ऑब्जेक्टिव आएगा, राइट। अदरवाइज देयर इज अ रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस विच स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। बैटरी काम करना लिख लीजिए, पहला रोल। सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट। Salt bridge neutralize the solution of anodic compartment and cathodic compartment by supplying negative ions in anode and positive ions in cathode. By supplying negative ions in anode and positive ions in cathode. क्या मैंने सही बोला? Otherwise there is a reverse potential develop. Otherwise there is a reverse potential develop which stop the flow of current, which stop the flow of current. Otherwise there is a reverse potential develop which stop the flow of current. ठीक है ना स्टूडेंट?
चलिए सेकंड, सॉल्ट ब्रिज ऑल्सो कंप्लीटिंग द सर्किट, salt bridge also completing the circuit in electrochemical cell, which allow the movement, which allow the flow of current. तो दो ये इंपॉर्टेंट रोल था। और यहाँ देखिएगा, वैसा कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगेगा तो सॉल्ट ब्रिज का एक ही बार डाल के छोड़ देंगे या टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का आयंस खत्म होगा ना सॉल्ट ब्रिज के अंदर का, तो उसको टाइम टू टाइम हम लोग रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास रहने दीजिए स्टूडेंट। जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था। और डेनियल सेल ही सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या डेनियल सेल इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होना। डेनियल सेल में कौन कौन सा रॉड, जिंक रॉड और कॉपर रॉड, उसके लिए ही डेनियल सेल बताते हैं। दूसरा रॉड रहेगा तो उसको डेनियल सेल, तो डेनियल सेल पे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, मेडिकल में आने का चांस रहेगा। बाकी एनोड किधर रहेगा, अच्छा क्लास का कंक्लूजन, एनोड किधर रहेगा भाई, लैब में किधर रहेगा सर, किधर भी रख दीजिए, पेपर पे लेफ्ट हैंड साइड। और कैथोड किधर रहेगा, ऑक्सीडेशन कौन में होगा, LH में या RH में, LH राइट। और रिडक्शन किधर होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किधर रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड। एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो कौन रिस्पॉन्सिबल है, और इंटरनल सर्किट में मूवमेंट ऑफ आयंस, वेरी गुड। चलिए